Subscribe Commerce with MJ YouTube channel and press the bell icon to get an instant notification whenever I post a new video. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द वीडियो। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने मार्कअप चेन के कंसेप्ट को सीखा था, जिसमें हमने ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी के बारे में भी जाना था, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स को भी सीखा था। उसके साथ साथ हमने उसके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करी थी और साथ साथ ट्रांजिशन डायग्राम किस तरीके से बनाया जाता है वो सीखा था। आज की वीडियो में हम सेकंड प्रोबेबिलिटी को सीखने वाले हैं, जिसका नाम है हमारा मल्टी पीरियड ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी। इस कंसेप्ट को सीखने के बाद हम यहाँ पर दो न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपका ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए कहाँ यूज होता है मल्टी पीरियड ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी। देखिए, जब भी आपको क्वेश्चन में R0 दिया हो, R0 क्या होता है? इनिशियल प्रोबेबिलिटी वेक्टर होता है किसी भी प्रोबेबिलिटी का एट n इज इक्वल टू 0। सपोज करते हैं आप कोई कंज्यूमर है, वो दो ब्रांड को परचेज कर रहा है, ब्रांड 1 ब्रांड 2। आपको पहले से ही देखे रखेगा कि इनिशियली वो ब्रांड 1 को ज्यादा परचेज कर रहा है, ब्रांड 2 को परचेज नहीं कर रहा। तो इसमें ब्रांड 1 की जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो 100% हो जाएगी और ब्रांड 2 जो होगा वो 0% हो जाएगा। सपोज करते हैं अगर ऐसा दे दिया कि दोनों को वो 50-50% यूज कर रहा है, तो दोनों की जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो 0.5 हो जाएगी। ओके, तो उसके हिसाब से हमें क्या फाइंड करना होता है? R1 फाइंड करना होता है। तो R1 का मतलब क्या है? स्टेट प्रोबेबिलिटी आफ्टर वन एग्जीक्यूशन। वन एग्जीक्यूशन बोले तो 1 ईयर बाद या 1 पीरियड बाद, 1 मंथ बाद या 1 क्वार्टर बाद वो जो वो परचेज करेगा तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो R1 की जो प्रोबेबिलिटी होती है उसका फॉर्मूला होता है R0 इनिशियल प्रोबेबिलिटी इंटू TPM, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स। ओके, या फिर हम बोल सकते हैं R0 इंटू प्रोबेबिलिटी। ओके, और टीपीएम कैसे कैलकुलेट होता है वो हमने पिछले वीडियो में सीखा है। वैसे ही वो R2 भी कैलकुलेट करने को आ सकता है कि स्टेट प्रोबेबिलिटी आप निकालिए आफ्टर 2 एग्जीक्यूशन, आफ्टर 2 ईयर या 2 पीरियड बाद वो क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो R2 का जो फॉर्मूला होता है वो होता है R1, जो आप ऊपर कैलकुलेट कर लेंगे, उसको इंटू पी कर देंगे। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि R0 इंटू पी R1 ही होता है, इंटू पी और लगा दीजिए तो क्या हो जाएगा? R2 आ जाएगा। तो इसी के साथ ये भी बन जाएगा R0 इंटू पी क्या हो जाएगा? पी का स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप, अगर आपके पास R0 है और P आपके पास गिवन है, तो आप R1 और R2 बड़ी ही आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। और जरूरी नहीं है कि आपको 1 पीरियड या 2 पीरियड का ही कहे, वो n नंबर ऑफ ईयर तक आपको कह सकता है। तो Rn निकालने का फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, आफ्टर n ईयर। तो फॉर्मूला क्या है? Rn इक्वल टू Rn-1 इंटू P। ओके स्टूडेंट्स, आइए न्यूमेरिकल की मदद से सीखते हैं कि किस तरीके से इसको अप्लाई किया जाता है। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर जैसे कि एक क्वेश्चन हमें गिवन है, ये वही क्वेश्चन है जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स के हिसाब से हमने यहाँ इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था। तो क्वेश्चन कह रहा है कि इन अ सर्टेन मार्केट ओनली 2 ब्रांड्स ऑफ कोल्ड ड्रिंक ए एंड बी आर सोल्ड। एक पर्टिकुलर मार्केट में दो ही ब्रांड की कोल्ड ड्रिंक बिकती है, ए और बी। गिवन दैट द मैन लास्ट परचेज ब्रांड ए, देयर इज अ 80% चांस दैट ही वुड बाय द सेम ब्रांड इन द नेक्स्ट परचेज। अगर कोई पर्टिकुलर मैन जो है वो ब्रांड ए परचेज करता है, तो उसके बाद 80% चांस है कि वो अगली बार भी ब्रांड ए परचेज करेगा। While if a man purchase brand B, अगर वो ब्रांड B परचेज करता है तो उसके बाद नेक्स्ट परचेज में 90% चांस है कि वो ब्रांड B ही परचेज करेगा। तो यहाँ पर इस इंफॉर्मेशन का यूज करके हमें सबसे पहले तो अपना वही ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स डेवलप करना है। उसके बाद दो चीजें कैलकुलेट करनी है। फर्स्ट वन, द प्रोबेबिलिटी दैट इफ कंज्यूमर इज करेंटली अ ब्रांड B परचेजर। हमें प्रोबेबिलिटी दे रखी है कि कंज्यूमर अभी ब्रांड ए परचेजर है, अभी ब्रांड ए परचेज कर रहा है। ही विल परचेज ब्रांड B टू परचेज फ्रॉम नाउ। और बोला है इनिशियली तो वो ब्रांड ए परचेज कर रहा है, लेकिन अभी से 2 परचेज बाद वो क्या करेगा? परचेज ब्रांड बी परचेज करेगा। एक तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। दूसरा इसमें पार्ट में बोल रखा है कि द प्रोबेबिलिटी दैट इफ कंज्यूमर इज करंटली अ ब्रांड बी परचेजर। प्रोबेबिलिटी इनिशियली आपको दे रखी है कि अभी वो ब्रांड बी परचेज कर रहा है और ही विल परचेज ब्रांड ए 3 परचेज फ्रॉम नाउ। और आज से, अभी से 3 परचेज बाद वो क्या परचेज करेगा? ब्रांड ए परचेज करेगा। तो इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के हमारे दो मेथड है। एक तो वही मेथड है जिसका भी मैंने अभी आपको फॉर्मूलास दिखाया था, ओके, मल्टी पीरियड ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी की तरफ से। और दूसरा एक जो मेथड होता है वो आपका होता है टी डायग्राम मेथड, उसे एक शॉर्टकट मेथड भी कहते हैं। तो हम दोनों मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स बनाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास दो स्टेट गिवन है, ए एंड बी। ओके, तो ए एंड बी दो स्टेट है, मैंने यहाँ पर इनको लिख दिया रो और कॉलम वाइज। तो प्रेजेंट परचेज और नेक्स्ट परचेज का डेटा यहाँ पर हम फिल करेंगे। तो प्रेजेंट में अभी हमें गिवन था कि अगर वो ब्रांड ए परचेज करता तो अगली बार भी 80% चांस है कि वो सेम ब्रांड परचेज करेगा। तो ए प्रेजेंट परचेज है और नेक्स्ट परचेज में भी ए ही परचेज करेगा, तो इसके चांस कितने? 80%। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 0.80। ओके, इसके बाद है अगर वो अभी ब्रांड बी परचेज कर रहा है तो उसके बाद 90% चांस है कि अगली बार भी वो ब्रांड बी परचेज करे। तो प्रेजेंट में वो बी में और नेक्स्ट परचेज में भी वो बी में जाएगा, तो इसके चांस है 90%।
तो 0.90 में लिख सकता हूँ। ओके, और यहाँ पर जो रिमेनिंग आपकी प्रोबेबिलिटी वो कैसे आएगी, तो यहाँ की प्रोबेबिलिटी आएगी 1 माइनस 0.80 जो कि होती है 0.20, और यहाँ की प्रोबेबिलिटी आएगी 1 माइनस 0.90 जो कि होती है 0.10। तो इस चीज को तो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया था। अब देखिए इसके बाद हमें क्या बोला है, हमें कैलकुलेट करना है फर्स्ट पार्ट में कि प्रोबेबिलिटी आपको दे रखी है कंज्यूमर जो है करंटली ब्रांड ए परचेज कर रहा है, ठीक है ना, और 2 परचेज बाद वो ब्रांड बी परचेज करेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो आपको देखिए क्या दे रखा है कि इफ अ कंज्यूमर इज करंटली अ ब्रांड ए परचेजर, अगर वो अभी ब्रांड ए परचेज कर रहा है n इक्वल टू 0 में, मतलब इनिशियल स्टेज में, तो यहाँ पर P11 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और P12 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो P11 क्या है, P11 है आपका ब्रांड ए की परचेज करने की प्रोबेबिलिटी। तो ब्रांड ए को परचेज करने की प्रोबेबिलिटी आपकी 1 है, और ब्रांड बी को परचेज करने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यही हमारे को क्या दे रखा है, एक तरीके से R0 दे रखा है, मतलब इनिशियल प्रोबेबिलिटी गिवन है। तो ब्रांड ए की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1 है, और ब्रांड बी की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0। तो ये ए के लिए है और ये बी के लिए है। अब R0 हम आपके पास आ गया है। अब आफ्टर फर्स्ट परचेज, पहली परचेज के बाद R1 कैसे निकलेगा, तो R1 कैसे निकलेगा, R1 का हमने अभी फॉर्मूला देखा था, R1 का फॉर्मूला होता था R0 इंटू P। ओके, तो R0 आपके पास गिवन है, R0 क्या है 1 0, और P आपके पास गिवन है, P आपके पास ये मैट्रिक्स गिवन है 0.80, 0.20, और यहाँ पर है 0.10, 0.90। ओके, तो ये जो मैट्रिक्स है वो 1:2 की है, और ये आपकी 2:2 की है। तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, मतलब यहाँ पर हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आता होगा, किस तरीके से करते हैं, नहीं आता तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ। तो देखिए इस रो को हम इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो सबसे पहले 1 इंटू 0.80 प्लस 0 इंटू 0.10। ओके, तो 1 इंटू 0.80 प्लस 0 इंटू 0.10। ओके, और यहाँ पर इस रो को फिर इस वाले उसके साथ करेंगे, तो 1 इंटू 0.20 प्लस 0 इंटू 0.90। तो 1 इंटू 0.20 प्लस 0 इंटू 0.90। तो देखिए क्या हो जाएगा, 1 इंटू 0.80 कितना होता है, ये 0.80 ही होता है, और 0 इंटू 0 के कुछ भी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही रहेगा, और यहाँ पर 1 इंटू 0.20 कितना हो जाएगा, वो सेम ही रहेगा 0.20, और ये भी सेम होके ये 0 ही बन जाएगा ओका। ओके, तो लास्ट में आपका क्या आ जाएगा सॉल्यूशन, तो यहाँ पर आपका आएगा 0.80, और यहाँ पर आपका आ रहा है 0.20। ओके, तो ये ए के लिए है और ये बी के लिए है, तो ये इस तरीके से आपका R1 कैलकुलेट हो गया। ओके, तो R1 क्या होता है कि एक फर्स्ट फेज के बाद, उसके बाद आपकी क्या प्रोबेबिलिटी आ रही है, तो फर्स्ट एग्जीक्यूशन के बाद हमारी ए की 0.80 आ रही है और बी की 0.20 आ रही है। लेकिन क्वेश्चन ने बोला है कि आपको निकालनी है ब्रांड बी की प्रोबेबिलिटी 2 परचेज फ्रॉम नाउ, अभी से 2 परचेज बाद। तो देखिए 2 परचेज नाउ क्या होगी, तो आफ्टर सेकंड परचेज द स्टेट प्रोबेबिलिटी R2, तो R2 हमें निकालना है, N2 है सेकंड स्टेप बाद, तो प्रोबेबिलिटी आफ्टर सेकंड स्टेप। तो R2 का फॉर्मूला क्या था, R1 इंटू P था, तो R1 हमने निकाल दिया है, तो R1 हम यहाँ पर नोट कर लेंगे। तो हमारे पास क्या आया R1 0.80 एंड 0.20, एंड P की वैल्यू आपके पास ये गिवन है 0.80, 0.10, और यहाँ पर है 0.20 एंड 0.90। तो ये मैट्रिक्स 1:2 की है और ये 2:2 की है, तो कॉलम रो कैंसिल हो जाएंगे, सेम है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो पाएंगे। तो इसी तरीके से आपको सेम मल्टीप्लाई करना है, पहले इस रो को इस कॉलम के साथ, फिर इस रो को इस कॉलम के साथ। तो क्या होगा आपका सॉल्यूशन, 0.80 इंटू 0.80 प्लस 0.20 इंटू 0.10, एक तो ये होगा, दूसरा 0.80 इंटू 0.20 प्लस 0.20 इंटू 0.90। अब देखिए इनको मल्टीप्लाई करके आपके पास क्या आएगा, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करके आपके पास होगा 0.64। ओके, वैसे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके होगा 0.02, और वैसे यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई करके आपके आएगा 0.16, और इनको मल्टीप्लाई करके आपके पास आएगा 0.18। आपस में इनको ऐड करेंगे तो फाइनल हमारा आंसर हो जाएगा 0.66, और इनको प्लस करके आएगा 0.34। तो इस तरीके से यहाँ पर ए और बी की हमारी प्रोबेबिलिटी आ गई है, तो R2 हमारे पास आ गया है। ओके स्टूडेंट, तो मैं कह सकता हूँ फाइनली कि ए की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है, 66% है, और बी की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है, 34% है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर निकाल दिया कि अगर 2 परचेज बाद ब्रांड बी परचेज किया जाता है किसी भी कस्टमर के द्वारा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या क्या होगी। ए को परचेज करने की प्रोबेबिलिटी होगी 66%, और बी को परचेज करने की प्रोबेबिलिटी होगी 34%।
5%। आइए अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट, जहां पर हमें कह रखा है कि द प्रोबेबिलिटी दैट इफ कंज्यूमर इज करेंटली अ ब्रांड बी परचेजर, आपको प्रोबेबिलिटी दे रखी है कि इनिशियल परचेज आपको दे रखा है कि वो ब्रांड बी परचेज करता है, आपको निकालना है कि वो ब्रांड ए परचेज करेगा 3 परचेज बाद। कैसे होगा फिर, चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर दे रखा है कि कस्टमर जो है करेंटली ब्रांड बी परचेज कर रहा है, तो ए की प्रोबेबिलिटी तो 0 हो जाएगी और बी की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी इस केस में 1 हो जाएगी। तो क्योंकि P21 क्या है 0 है और P22 क्या है 1 है, तो R1 हम निकालेंगे कि फर्स्ट परचेज बाद क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी। तो आफ्टर फर्स्ट परचेज द स्टेट प्रोबेबिलिटी R1 n इक्वल टू 1 में क्या हो जाएगी, तो हमारे पास R1 का फॉर्मूला होता है। तो R1 का फॉर्मूला है R0 इंटू P। तो R0 क्या है हमारे पास, R0 है 0 1 और P क्या है, P अभी हमने पीछे नोट किया था। ओके, क्या आ रही थी वैल्यू 0.8 0.1 और 0.2 एंड 0.9। ओके, अभी हमने पीछे से लिया है वैल्यू। ओके, अब ये मैट्रिक्स 1:2 की है और ये 2:2 की है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, रो और कॉलम बराबर है, आपस में इनटू हो पाएंगे। ओके, तो उसी तरीके से सेम मैट्रिक्स यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करना है, अभी मैंने आपको सिखाया। तो क्या करना है, तो सबसे पहले इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। ओके, और फिर इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 0 इंटू 0.8 कितना होता है 0 होता है, एंड 1 इंटू 0.1 कितना होता है 0.1 होता है। तो 0.1 प्लस 0 क्या हो जाएगा 0.1, तो यहाँ इसका आंसर आ जाएगा 0.1। वैसे इस साइड है 0 इंटू 0.2 प्लस 1 इंटू 0.9, तो ये तो 0 हो जाएगा 0 इंटू 0.2, ये बचेगा 1 इंटू 0.9 कितना होता है 0.9, तो ये सॉल्व हो जाएगा हमारा। तो ये आंसर आ जाएगा R1 का। तो ये क्या आ गया, A और B आ गया, कि मतलब फर्स्ट परचेज के बाद A की क्या प्रोबेबिलिटी है 10% एंड B की क्या प्रोबेबिलिटी है 90%। ओके, अब इसके बाद हमें सेकंड परचेज का भी निकालना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे यहां पर आफ्टर सेकंड परचेज द स्टेट प्रोबेबिलिटी R2 एट n इक्वल टू 2। तो R2 का फॉर्मूला क्या होता है, अभी हमने डिस्कस किया पीछे। तो R2 का फॉर्मूला होता है हमारा R1 इंटू P। ओके, तो R1 हमारे पास आ गया, P की वैल्यू हमारे पास गिवन ही है, तो इसको सॉल्व करते हैं। आइए, तो R1 कितना है हमारे पास, R1 आया है 0.1 एंड 0.9। ओके, एंड P कितने हैं, ये है आपका 0.8 और यहाँ पर है 0.2, यहाँ पर है 0.1 और यहाँ पर है 0.9। आइए इसको हम लिखेंगे, सबसे पहले इस रो को इन कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर इन रो को इन कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, तो ये हो जाएगा 0.1 इंटू 0.8। ओके, तो 0.1 इंटू 0.8 प्लस 0.9 इंटू 0.1, और इस साइड कितना हो जाएगा 0.1 इंटू 0.2 प्लस 0.9 इंटू 0.9। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको मल्टीप्लाई करके क्या क्या आएगा, मैं यहाँ पर इसको नोट कर लेता हूँ। देखिए 0.1 इंटू 0.8 कितना होता है, ये होता है 0.08, और 0.9 इंटू 0.1 ये कितना होता है 0.09। उस तरीके से यहाँ पर 0.1 इंटू 0.2 ये आपका हो जाएगा 0.02, एंड 0.9 इंटू 0.9 ये हो जाएगा आपका 0.81। ओके, और आपस में से प्लस कर लेंगे आप, तो आपके पास आंसर आ जाएगा यहाँ पर 0.17, और इनको प्लस करके आएगा 0.83। ओके, तो इस तरीके से आपके पास क्या आ गया है R2 आ गया। ओके, लेकिन आपको क्वेश्चन में क्या निकालना है, 3 परचेज बाद निकालना है, तो मतलब आपको R3 भी यहाँ पर अभी कैलकुलेट करना है, तो उसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हम लिखेंगे आफ्टर थर्ड परचेज द स्टेट प्रोबेबिलिटी R3 हमें कैलकुलेट करना है एट n इक्वल टू 3। तो R3 का फॉर्मूला क्या होगा स्टूडेंट, R3 का फॉर्मूला होगा R2 इंटू पी। ओके, हमने फॉर्मूला पढ़ा था अभी Rn का, Rn-1 इंटू पी होता है, तो वाला फॉर्मूला हमने अप्लाई किया है। तो R2 हमारे पास क्या आ गया है, R2 आया है 0.17 और यहाँ पर आया है 0.83, और P हमारे पास वही गिवन है हमारे को 0.8 0.1 और यहाँ पर है 0.2 और 0.9। बस आप इसको सॉल्व करिए, ये मैट्रिक्स आपका 1:2 का है और ये 2:2 का है, 2 कैंसिल, मतलब ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे आराम से। ओके, तो सबसे पहले वही इस रो को इस कॉलम के साथ, फिर इस रो को इस कॉलम के साथ, तो सेम तरीके से मल्टीप्लिकेशन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो 0.17 इंटू 0.8 प्लस 0.83 इंटू 0.1, और दूसरी तरफ 0.17 इंटू 0.2 प्लस 0.83 इंटू 0.9। ओके, तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 0.17 इंटू 0.8 कितना होता है, ये आपका होता है 0.136। ओके, और 0.83 इंटू 0.1 ये आपका हो जाएगा 0.083, और इस तरफ 0.17 इंटू 0.2
ये आपका होता है 0.034 प्लस 0.83 इंटू 0.9, ये आपका हो जाएगा 0.747। ओके, और आपस में इसको आप प्लस कर लीजिए तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 0.219 ए के लिए, एंड बी के लिए आपका आएगा 0.781। ठीक है, तो ये ए की प्रोबेबिलिटी और ये बी की प्रोबेबिलिटी थर्ड परचेज बाद, तो इसको हम परसेंटेज में लिख सकते हैं। तो ए का आ गया हमारे एक तरीके से 21.9% एंड बी का आ गया हमारे लिए 78.1%। ओके, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से कि किस तरीके से यहाँ पर ब्रांड ए को हमने प्रोबेबिलिटी निकाली 3 परचेज बाद की। ओके, तो एक क्वेश्चन हमने एक ट्राई कर लिया यहाँ पर। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसी क्वेश्चन को अगर मैं शॉर्टकट तरीके से करता विद द हेल्प ऑफ टी डायग्राम, प्रोबेबिलिटी टी डायग्राम, तो कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होता। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस तरीके का डायग्राम होता है हमारा प्रोबेबिलिटी टी डायग्राम। तो यहाँ पर हम फर्स्ट पार्ट को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में हमारा कह रहा था कि द प्रोबेबिलिटी दैट इफ कंज्यूमर इज करेंटली अ ब्रांड ए परचेजर, तो कंज्यूमर अभी ब्रांड ए को परचेज कर रहा है तो हम ब्रांड ए से शुरुआत करेंगे। ओके, अगर वो कहता कि ब्रांड बी को परचेज कर रहा है तो हम ब्रांड बी से शुरू करते, और इसके बाद कहा है कि ही विल परचेज ब्रांड बी टू परचेज फ्रॉम नाउ। तो हमें 2 स्टेप तक ही इसे बनाना है। तो एक तो 0 स्टेप n इक्वल टू 0 में, और एक n इक्वल टू 1 में, और एक n इक्वल टू 2 में। तो इस कैसे प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट होगी, देखिए जब वो ए परचेज कर रहा होगा तो इसके बाद वो उसके पास 2 ऑप्शन होंगे, या तो वो ए परचेज करेगा या फिर बी परचेज करेगा। तो ए के बाद 2 ऑप्शन, या तो वो ए परचेज करेगा या फिर बी। अगर वो उसके बाद ए परचेज करेगा तो उसके बाद भी उसके पास 2 ऑप्शन होंगे, या तो वो ए परचेज करेगा या फिर बी। वैसे ही अगर वो बी परचेज कर रहा होता तो उसके पास फिर से 2 ऑप्शन होते, या तो वो क्या परचेज कर रहा होता आपका ए या फिर बी। तो सबसे पहले आपने ये नोट कर लिया। उसके बाद जो आपके पास प्रोबेबिलिटी का आपके पास डेटा था, आपको बस उसका यूज करना है और आपको क्वेश्चन में कुछ नहीं देखना है। आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए इसका डेटा आप देखिए क्या है। ठीक है, तो ये पोजीशन क्या थी, ये वो पोजीशन है जहां पर अभी हम इनिशियली परचेज कर रहे हैं अपने ब्रांड को। तो ये वो पोजीशन है, मैं इसे नोट डाउन कर लेता हूं। इनिशियली वी परचेज ब्रांड ए। तो अभी हम यहाँ पर ब्रांड ए परचेज कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पर ब्रांड ए लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जब हम ब्रांड बी परचेज करेंगे शुरू में, तो हम यहाँ पर ब्रांड बी लिखेंगे। ओके, अब देखिए यहाँ पर आपको डेटा में क्या गिवन था, ए अभी प्रेजेंट परचेज में ए है और नेक्स्ट परचेज में भी ए है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 0.8 है। तो ए से ए में जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है 0.8 है। और वैसी उसके बाद ए से बी में जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, अभी प्रेजेंट आप ए परचेज कर रहे हो और नेक्स्ट में बी परचेज करोगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 0.2। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा 0.2 आ जाएगा। फिर वैसे ही यहाँ पर आप आ गए, अब ए है, नेक्स्ट में आप ए परचेज करोगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, ए के बाद ए परचेज करने की प्रोबेबिलिटी 0.8 है, एंड ए के बाद बी परचेज करने की प्रोबेबिलिटी क्या है 0.2 है। इसके बाद अगर आप बी में हो, नेक्स्ट आप ए परचेज करोगे तो बी में हो, नेक्स्ट आप ए परचेज करोगे तो प्रोबेबिलिटी आपकी 0.1 है। बी में हो, नेक्स्ट आप बी परचेज करोगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी आपकी 0.9 है। तो इस तरीके से पहले आपने यहाँ पर एक ये नंबर्स को नोट डाउन करना है। अब इसके बाद आपको दोनों ब्रांड के शेयर निकालने हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो यहाँ पर ब्रांड ए शेयर अगर आप परचेज करते हैं तो ब्रांड ए शेयर की आपकी प्रोबेबिलिटी आपको कैलकुलेट करनी है P11। तो क्या होगी, देखिए फाइनल प्रोबेबिलिटी आपको पहुंचनी है। तो फाइनल प्रोबेबिलिटी लास्ट तक ए, अब ए कहाँ कहाँ है आपका, एक तो लास्ट तक ए यहाँ पर है और एक ए यहाँ पर है। तो ए आने तक आपको कौन कौन नंबर आपके बीच में आए, आपको उनका मल्टीप्लिकेशन और समेशन करना है। तो देखिए फर्स्ट उसमें ए आने तक कौन कौन से नंबर आए थे 0.8 और 0.8, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, प्लस इस ए में आने में कौन कौन से नंबर आए हैं 0.1 और 0.2। तो इस तरीके से आपका P11 निकलेगा। तो क्या है 0.8 इंटू 0.8 प्लस 0.2 इंटू 0.1। ओके, इसको सॉल्व करेंगे हम। तो 0.8 इंटू 0.8 कितना होता है 0.64, एंड 0.2 इंटू 0.1 कितना होता है 0.02, और आपस में प्लस करके आ जाएगा आपका 0.66। तो ये वो प्रोबेबिलिटी है जो कि आफ्टर 2 स्टेप आई है, 2 स्टेप जाने के बाद, आफ्टर 2 स्टेप। इसी तरीके से हम ब्रांड बी का शेयर की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। ब्रांड बी शेयर, तो 2 स्टेप बाद अगर ब्रांड बी परचेज करते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, तो फाइनल में ब्रांड बी कहां पर है, यहां पर है और यहां पर है। तो कैसे कैसे पहुंचे हैं, तो एक बार 0.8 इंटू 0.2 और दूसरी बार प्लस 0.2 इंटू 0.9। तो P12 की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, एक बार हो जाएगी हमारी 0.8 इंटू 0.2 प्लस दूसरी बार 0.2 इंटू 0.9। तो 0.8 इंटू 0.2 आपका होता है 0.16 और 0.2 इंटू 0.9 आपका होता है 0.18, और आपस में जब आप इनको ऐड करोगे तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी आपकी 0.9।
0.34। ओके, तो इस तरीके से हमारे पास R2 कैलकुलेट हो गया है। तो R2 P11 और P12 हमारे पास कैलकुलेट हो गया। तो क्या क्या वैल्यू आ गई, एक आया है 0.66 और एक आया है हमारे पास 0.34। तो 0.66 A की है और 0.34 B की है। आपको याद आ रहा होगा स्टूडेंट्स, अभी हमने पीछे भी लॉन्ग मेथड से यही आंसर कैलकुलेट किया था। मैं आपको शो कर देता हूं जहां पर हमने कैलकुलेट किया था अपना। देखिए, ये हमने कैलकुलेट किया था, तो यहाँ पर हमारा यही सेम आंसर आ रहा था R2 का 0.66 और 0.34। तो ये हमारे पास आ चुका है R2 का डेटा 0.66 और 0.34। इसी तरीके से हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट में हमें कह रहा है कि द प्रोबेबिलिटी दैट इफ अ कंज्यूमर इज करेंटली अ ब्रांड बी परचेजर। तो यहाँ पर कस्टमर जो है इनिशियली ब्रांड बी को परचेज कर रहा है, तो हमें ब्रांड बी से शुरू करना है और हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि ही विल परचेज ब्रांड ए 3 परचेज फ्रॉम नाउ। तो n इज इक्वल टू 3 तक हमें जाना है। तो n इक्वल टू 0 में हम है, इनिशियल परचेज में है जहां पर हम ब्रांड बी परचेज कर रहे हैं। तो उसके बाद हमें n इक्वल टू 1 में जाना पड़ेगा, फिर 2 में और लास्ट में 3 में जाना पड़ेगा। तो इस तरीके से इसका ये टिक डायग्राम बनेगा। तो देखिए, जब वो अपने बी में होगा, बी पोजीशन में, तो उसके बाद दो ऑप्शन होंगे, या तो वो ए परचेज करेगा या फिर बी। वैसे ही जब वो ए में पहुंच जाएगा तो फिर दो ऑप्शन होंगे, ए या फिर बी। और जब वो इस ए में होगा तो उसके बाद फिर से दो ऑप्शन होंगे, या तो ये ए या फिर बी। और वैसे ही जब वो बी में होगा तो उसके बाद दो ऑप्शन होंगे फर्दर, ए या फिर बी। और बी में होगा तो उसके बाद दो ऑप्शन होंगे, या तो ए या फिर बी। और ए में होगा तो इसके बाद दो ऑप्शन होंगे, या तो ए या फिर बी। और लास्ट में अगर बी में होगा तो फिर दो ऑप्शन, ए एंड बी। तो इस तरीके से हमने ये डेटा फिल किया। अब सेम वही आपके पास मैट्रिक्स गिवन है जिसमें आप प्रेजेंट परचेज ए बी कर रहे हैं, नेक्स्ट परचेज सेम ए बी कर रहे हैं। तो ए से ए में जाने की प्रोबेबिलिटी 0.8 है और ए से बी में जाने की प्रोबेबिलिटी 0.2 है, एंड बी से ए में जाने की प्रोबेबिलिटी 0.1 एंड बी से बी में जाने की 0.9 है। अब इसी डेटा को हम इसके अंदर फिल करते हैं। तो बी में है, हम इनिशियली अब बी से ए में जाएंगे, तो बी से ए में जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.1 है, एंड बी से बी में जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है आपकी, 0.9 है। अब इसके बाद आप ए में पहुंच गए। अब ए से ए में जाने की प्रोबेबिलिटी, ए से ए में जाने की प्रोबेबिलिटी आपके पास 0.8 है, एंड ए से बी में जाने की प्रोबेबिलिटी आपके पास 0.2 है। उसी तरीके से यहाँ पर बी से ए में जाने की प्रोबेबिलिटी, तो बी से ए में जाने की प्रोबेबिलिटी आपके पास 0.1 है, एंड बी से बी में जाने की प्रोबेबिलिटी आपके पास 0.9 है। ओके, इसके बाद आपका यहाँ पर है ए से ए में जाने की प्रोबेबिलिटी, ए से ए में जाने की प्रोबेबिलिटी 0.8 एंड ए से बी में जाने की प्रोबेबिलिटी 0.2। वैसे ही बी से ए में जाने की प्रोबेबिलिटी 0.1 एंड बी से बी में जाने की प्रोबेबिलिटी 0.9। ए से ए में जाने की प्रोबेबिलिटी 0.8 एंड ए से बी में जाने की प्रोबेबिलिटी 0.2 एंड बी से ए में जाने की प्रोबेबिलिटी 0.1 एंड बी से बी में जाने की प्रोबेबिलिटी आपकी 0.9। ओके, तो ये डेटा को भी आपने फिल किया। अब दोनों ब्रांड के आपको शेयर को कैलकुलेट करना है। तो पहला ब्रांड है आपका ब्रांड ए, उसके शेयर आप कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो अगर आप अभी इनिशियली परचेज कर रहे हैं बी, तो ब्रांड ए को परचेज करेंगे, तो इसका शेयर का यहाँ पर प्रोबेबिलिटी है P21। ओके, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखिए ए तक आप फाइनल कहाँ पहुंचे हो, एक तो यहाँ पहुंचे हो, एक यहाँ पहुंचे हो, एक यहाँ और एक यहाँ। तो फाइनली आप जैसे जैसे पहुंचे हो सारे नंबर्स का इनटू करके सम करना है। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे 0.1 इंटू 0.8 इंटू 0.8 प्लस 0.1 इंटू 0.2 इंटू 0.1 प्लस 0.9 इंटू 0.1 प्लस 0.8 और लास्ट में 0.9 इंटू 0.9 प्लस 0.1। आइए इसको नोट डाउन करते हैं। तो सबसे पहला है 0.1 इंटू 0.8 इंटू 0.8 प्लस, दूसरा आप ए में यहाँ पर पहुंचे हैं तो यहाँ से शुरू करेंगे 0.1 इंटू 0.2 इंटू 0.1। तीसरा आप यहाँ पर पहुंचे हैं तो यहाँ से आप शुरू करेंगे, ये है 0.9 इंटू 0.1 इंटू 0.8 और लास्ट आप यहाँ पर पहुंचे हैं तो यहाँ से शुरू करेंगे 0.9 इंटू 0.9 इंटू 0.1। ओके, मैं आपको इसका डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ कि सबको इंटू ऐड करके क्या आएगा। तो ये आपका P21 आपका आएगा 0.219। ओके, तो ये मार्केट शेयर है। ये क्या आया आपका, ये आपका आया मार्केट शेयर ए का 3 परचेज बाद। तो मैं यहाँ नोट कर देता हूँ इसको, मार्केट शेयर ए का आफ्टर 3 परचेज। ओके, इसी तरीके से आप ब्रांड बी का शेयर भी निकाल सकते हैं, ब्रांड बी शेयर। तो अभी आप इनिशियली ब्रांड बी में हो, उसके बाद ब्रांड बी परचेज करोगे तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी आपकी, P22 हो जाएगी। तो आप बी में कहाँ पहुंचे हो, वही 4 जगह आप पहुंचे होगे, 1 2 3 4। तो ये देखिए कैसे करेंगे, 0.1 इंटू 0.8 इंटू 0.2 प्लस 0.1 इंटू 0.2 इंटू 0.9 प्लस 0.9 इंटू 0.1 इंटू 0.2 प्लस 0.9 इंटू 0.9 इंटू 0.9।
आइए इसको नोट कर लेते हैं। तो सबसे पहला हम बी में पहुंचे हैं यहाँ पर, तो ये है 0.1 इंटू 0.8 इंटू 0.2। उसके बाद हम यहाँ पहुंचे हैं तो शुरू में चले जाएंगे इसके 0.1 इंटू 0.2 इंटू 0.9 प्लस इसके बाद यहाँ पर पहुंचे हैं तो ये है हमारा 0.9 इंटू 0.1 इंटू 0.2 प्लस लास्ट में हम यहाँ पहुंचे हैं तो 0.9 इंटू 0.9 इंटू 0.9। ओके, आपस में सबको इंटू और ऐड करके आपका फाइनल जो आंसर आएगा वो होगा 0.781। ओके, तो ये क्या होगा आपके पास, मार्केट शेयर होगा बी का 3 परचेज बाद। तो इस तरीके से हमारा R3 कैलकुलेट हो गया है जो कि है P21 और P22। तो क्या आया, ये आया 0.219 एंड इसका आया 0.781। तो ये शेयर ए का है और ये बी का है जो कि प्रोबेबिलिटी को शो कर रहा है। और अभी हमने पीछे कैलकुलेट भी किया था इसको भी लॉन्ग मेथड से, जो कि सेम हमारा आंसर आया था 0.219 एंड 0.781। तो पेपर में आपको जिसकी मदद से करना है आप क्वेश्चन कर सकते हैं। वैसे जो शॉर्टकट मेथड बहुत ही सिंपल है और बहुत ही एक्यूरेट आपको जल्दी से आंसर दे देता है। आइए एक और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं और इस कंसेप्ट को थोड़ा अच्छे से क्लियर करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि द स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज फॉर पॉपुलेशन फाइंड आउट बाय इट्स सर्वे दैट मोबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ स्टेट टू विलेज टाउन सिटी इन द फॉलोइंग परसेंटेज। तो एक स्कूल है इंटरनेशनल स्टडी, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडी, वो क्या कर रहा है, उसने एक सर्वे फाउंड आउट किया एक पॉपुलेशन का और उसने पाया कि मोबिलिटी मूवमेंट कैसी होती है एक पॉपुलेशन की विलेज टाउन और सिटी के बीचों में, और परसेंटेज में उसने डेटा कलेक्ट करके हमें यहाँ पर गिवन है, हमें दे रखा है फ्रॉम और टू का ये डेटा है। तो यहाँ पर 3 स्टेट्स हैं, विलेज टाउन एंड सिटी, और यहाँ पर भी 3 स्टेट गिवन है, विलेज टाउन एंड सिटी। ओके, तो यहाँ पर विलेज टू विलेज का जो मूवमेंट है वो है, अगर पहले विलेज में है उसके बाद विलेज में शिफ्ट हो रहे हैं तो 50% है, वैसे ही उसके बाद विलेज फर्स्ट है फिर सेकंड अब वो टाउन में शिफ्ट हो रहे हैं तो 30%, उसी तरीके से विलेज फिर देन सिटी है तो 20%, उसी के साथ टाउन विलेज टाउन 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 सिटी एंड सिटी विलेज सिटी टाउन एंड सिटी सिटी का आपको डेटा गिवन है। इसके बाद हमें कह रहा है व्हाट विल बी द प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन इन द विलेज टाउन सिटी आफ्टर 2 इयर्स। आफ्टर 2 इयर्स मतलब R2 हमें कैलकुलेट करना है एक तरीके से, गिवन दैट द प्रेजेंट पॉपुलेशन हैज द प्रोपोर्शन ऑफ 0.7, 0.2 एंड 0.1। ये हमें क्या दे रखा है यहाँ पर, इनिशियल जो आपका वो है वो आपको गिवन है, मतलब R0 आपको गिवन है कि अभी जो प्रेजेंट पॉपुलेशन का जो परसेंटेज है वो क्या है 0.7, 0.2 और 0.1 है। तो 0.7 विलेज का होगा, 0.2 आपका टाउन का होगा और 0.1 आपका सिटी का होगा। ओके, अब आपको क्या करना है, आज से 2 साल बाद का आपको डेटा निकालना है, मतलब प्रोबेबिलिटी आपको कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो मैट्रिक्स है ट्रांजिशन मैट्रिक्स, इसको हम नोट डाउन करेंगे, पॉइंट में लिखेंगे इसको, ठीक है। तो हमें ये गिवन है, तो गिवन स्टेट ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी P इक्वल टू ये विलेज टाउन सिटी का डेटा है, तो यहाँ फ्रॉम और ये 2 है। ओके, तो मैंने इसी परसेंटेज को सबसे पहले यहाँ पर पॉइंट में कन्वर्ट कर दिया, तो इस तरीके से हमारा P आ गया। ओके, इसके बाद हम इनिशियल प्रोबेबिलिटी वेक्टर, इनिशियल प्रोबेबिलिटी हमें क्या दे रखी है R0, 0.7, 0.2 और 0.1, तो हम यहाँ पर नोट करेंगे 0.7, 0.2 और 0.1। ओके, अगर क्वेश्चन इसकी जगह दे रखा होता कि इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है तो हम क्या क्या लेते हैं यहाँ पर, हम लेते हैं यहाँ पर 0.333, यहाँ पर भी 0.333 और यहाँ पर भी 0.333। ओके, तो जिस हिसाब से वो परसेंटेज देगा उस हिसाब से हम यहाँ पर अपने डेटा को नोट करेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन ने कहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि आपको 2 ईयर के बाद का आपको निकालना है। तो सबसे पहले तो हम फर्स्ट ईयर के बाद का निकालेंगे, मतलब R1 कैलकुलेट करेंगे। तो आफ्टर फर्स्ट ईयर प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन, तो R1 क्या कैलकुलेट कैसे होगा, R0 इंटू P। तो R0 हमारे पास आ गया है, P हमारे पास है ही ऑलरेडी, तो हम दोनों का डेटा लिखेंगे। तो यहाँ पर है 0.7, 0.2, 0.1, ये R0 का डेटा है, और P का डेटा हमारे पास है 0.5, 0.3, 0.2, वैसे ही 0.1, 0.7, 0.2, 0.1, 0.4 एंड 0.5। तो ये जो मैट्रिक्स है वो 1:3 की है और ये हमारी 3:3 की है। तो रो और कॉलम बराबर है, मतलब ये मल्टीप्लाई आपस में हो सकते हैं। ओके, तो सेम तरीके से मल्टीप्लिकेशन करना है मैट्रिक्स का। तो सबसे पहले इस रो को आपको इस कॉलम के साथ करना है, फिर आपको इस रो को इन तीनों इस कॉलम के साथ, फिर इन रो को इस कॉलम के साथ। तो क्या हमारे पास आएगा R1, देखिए लिखते हैं। तो सबसे पहले इन तीनों वैल्यूज को इन तीनों के साथ आपको कैलकुलेट मल्टीप्लाई करना है। तो 0.7 इंटू 0.5 प्लस 0.2 इंटू 0.1 प्लस 0.1 इंटू 0.1। ओके, फिर गैप छोड़ के यहाँ पर 0.7 इंटू 0.3 प्लस 0.2 इंटू 0.7 प्लस 0.1 इंटू 0.4, और फिर मैं नीचे लिख देता हूँ बाकी का डेटा, वो है आपका 0.7 इंटू 0.2
प्लस 0.2 इंटू 0.2 प्लस 0.1 इंटू 0.5। ओके, तो इनको मल्टीप्लाई करके आपके पास क्या आएगा, मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। इन पहले उसको मल्टीप्लाई करके आपके पास आएगा 0.38, इनको मल्टीप्लाई और ऐड करके आपके पास आएगा 0.39, और इनको मल्टीप्लाई ऐड करके आपके पास आएगा 0.23। ओके, तो ये विलेज का है, ये टाउन का है और ये सिटी का है। तो ये हमने R1 निकाल दिया, मतलब आफ्टर फर्स्ट ईयर का डेटा हमने निकाल दिया। क्वेश्चन ने हमें आफ्टर सेकेंड ईयर का पूछा है, इसी को मैं परसेंटेज में भी नोट कर सकता था। इसको मैं 38% लिख सकता हूँ, इसको मैं 39% लिख सकता हूँ और इसको 23% लिख सकता हूँ। ओके, अब हम निकालते हैं आफ्टर सेकेंड ईयर का जो डेटा होगा वो कैसे निकलेगा। तो आफ्टर सेकेंड ईयर प्रपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन, तो किस तरीके से हमारा निकलेगा। तो R2 हमें कैलकुलेट करना है। तो फॉर्मूला क्या होता है R2 का, फॉर्मूला सिंपल है R1 इंटू P। तो R1 हमारे पास अब आ गया है, ये हमारे पास R1 है, तो क्या है 0.38, 0.39 एंड 0.23। इसको हम P से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा P है, तो वो है हमारा 0.5, 0.3, 0.2। तो इस तरीके से 0.1 यहाँ पर 0.1, 0.7, 0.4 एंड 0.2 और 0.5। तो ये मैट्रिक्स 1:3 और ये मैट्रिक्स 3:3 का है। 3 कैंसिल हो जाएंगे, रो कॉलम बराबर ही है, तो मतलब हमारा ये मल्टीप्लाई हो सकता है। तो सेम उसी तरीके से हम मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इस रो को इन कॉलम के साथ, फिर इस रो को इस कॉलम के साथ, फिर इस रो को इस कॉलम के साथ। तो क्या होगा हमारा डेटा, आइए नोट करते हैं। तो ये हो जाएगा 0.38 इंटू 0.5 प्लस 0.39 इंटू 0.1 प्लस 0.23 इंटू 0.1। ओके, फर्स्ट का हो गया। सेकंड का 0.38 इंटू 0.3 प्लस 0.39 इंटू 0.7 प्लस 0.23 इंटू 0.4। फिर गैप छोड़ के आपको इसका डेटा लिखना है, वो है 0.38 इंटू 0.2 प्लस 0.39 इंटू 0.2 प्लस 0.23 इंटू 0.5। ओके, और आपको आपस में ऐड करना है। तो यहाँ पर आपका गैप है और यहाँ पर आपका गैप है, तो गैप का आप ध्यान रखना। ओके, आपस में इन्हें इनटू और ऐड करके आपके पास क्या आंसर आएगा, देखिए इसका विलेज का आपका आएगा 0.252, उसी तरीके से आपका टाउन का जो है वो आपका आएगा 0.479 और सिटी का जो है आपका वो आपका आएगा 0.269। ओके, तो ये विलेज, टाउन और ये सिटी। तो इस तरीके से हमने कैलकुलेट कर लिया है कि आफ्टर सेकेंड ईयर प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन क्या होगा। इसी को मैं अपने परसेंटेज में भी लिख सकता हूँ। तो विलेज, यही हमारा फाइनल आंसर है। तो विलेज का है 25.2%। उसके बाद हमारा टाउन जो है उसका हमारे पास है 47.9% और सिटी का जो हमारे पास वो है 26.9%। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। आई होप स्टूडेंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा किस तरीके से हम मल्टी पीरियड ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी को सॉल्व करते हैं और किस तरीके से इसके न्यूमेरिकल किए जाते हैं। अगर कोई भी आपको डाउट है तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं उनका जरूर रिप्लाई करूंगा। आज की वीडियो में हम इतना ही कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टेडी स्टेट कंडीशन के बारे में सीखेंगे। मार्कअप चेन का जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और अगर वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और जो भी आपके सुझाव हैं आप प्लीज़ नीचे कमेंट करिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।